गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल। इससे पहले हमने देखा हरियन वंश देख लिया, शिशुनाग वंश देख लिया, नंद वंश देखा। नंद वंश के बाद मौर्य काल आता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश का काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। हम मौर्य काल में क्या क्या देखेंगे? मौर्य काल की जानकारी का स्रोत देखेंगे, साम्राज्य विस्तार देखेंगे, प्रशासन देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, समाज देखेंगे और संस्कृति देखेंगे। तो हम मौर्य काल में सबसे पहले देख रहे हैं जानकारी के स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या है? जानकारी के स्रोत में दो प्रकार के स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होते हैं अभिलेख, मृदभांड, भवन, मूर्तियां, सिक्के, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत में साहित्य, जिसमें देशी साहित्य और विदेशी साहित्य, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। तो हम जैसे सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं जैसे अभिलेख, मृदभांड, भवन, मूर्तियां, सिक्के, ये किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में साहित्य, जिसमें विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो विदेशी आए थे, मेगस्थनीज, एरियन, प्लूटार्क, इनके स्रोत विदेशी स्रोत में। बाकी देशी स्रोत में जैसे अर्थशास्त्र और ये पतंजलि का महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश, ये आती हैं देशी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मौर्य काल की जानकारी के लिए हम सबसे पहले देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों में हम किस किस के अभिलेख देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य काल की जानकारी के स्रोत में अभिलेख। अभिलेख में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, और देखेंगे रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेखों में हम क्या देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख सहगोरा, सहगोरा और महास्थान। सहगोरा अभिलेख, महास्थान। सहगोरा गोरखपुर यूपी में है, महास्थान दिनाजपुर बांग्लादेश में है। ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं। इन दोनों अभिलेखों से मौर्य काल में, मौर्य काल के समय अकाल के दौरान राज्य की सहायता का उल्लेख मिलता है। राज्य की सहायता
का उल्लेख मिलता है। सिंहगोरा और महास्थान अभिलेख, दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, और जो मौर्य काल में अकाल के समय राज्य की सहायता दी जाती थी उसका उल्लेख इन दोनों अभिलेखों में है। ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं। इसके बाद हम देखते हैं अशोक के अभिलेख। हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले तो अशोक के अभिलेख किसने खोजे, कब खोजे, इसकी लिपि किसने पढ़ी, ये चीजें हम देखेंगे। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख सबसे पहले तो 1750 में 1750 में टिफेंथलर ने अशोक के अभिलेख खोजे। अभिलेख खोजे सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? 1750 में टिफेंथलर ने। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो अभिलेखों की जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों के बारे में एक और है डी आर भंडारकर ने। डी आर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। लिखने का प्रयास किया। एक अशोक के अभिलेखों की लिपि किससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी अशोक के अभिलेख थे, जो भारत में अभिलेख थे, उनकी लिपि थी ब्राह्मी। जैसे पहले देखते हैं हम पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी, व मानसेरा, शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेखों की लिपि थी खरोष्टी। कैसी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। ये अभिलेख पाकिस्तान में है। दोनों अभिलेख कहाँ है? पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख पाकिस्तान में है। इनके अभिलेखों की लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी। एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे सर ए कुना, ये कंधार काबुल में है अभिलेख। इस अभिलेख की जो लिपि थी वो यूनानी और एरेमाइक लिपि थी। सर ए कुना अभिलेख कंधार काबुल में था, जिसकी लिपि थी यूनानी और एरेमाइक लिपि, द्विभाषी लिपि थी। इसके अलावा तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेखों की लिपि,
लेखोई लिपि थी एरेमाइक लिपि। इनके अलावा जितने भी जो लेख बचे, जितने भी जो अभिलेख बचे अशोक के, जैसे जो भारत के जो अभिलेख है उनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अभिलेख जो भारत में है उनकी लिपि, उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। एक है एरगुड़ी अभिलेख। एरगुड़ी अभिलेख है, एरगुड़ी अभिलेख की लिपि है वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों में लिखी गई है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपियों में लिखी गई है। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अशोक के अभिलेखों की लिपि, शाहबाज गढ़ी व मानसेरा जो पाकिस्तान में है इनकी अभिलेखों की लिपि है वो ख्रोष्टी लिपि है। सर ए कुना कंधार काबुल इसकी अभिलेखों की लिपि है यूनानी और एरेमाइक द्विभाषी लिपि है, ये पूछा जाता है। रचला लगमान अभिलेखों की लिपि एरेमाइक है और जो भारत में है उन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। एक अभिलेख है एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों लिपि है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो 3 भाग, जैसे शिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख भी 2 प्रकार के, वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। गुहालेख गुफाओं की दीवारों में लेख जो हैं। हम शिलालेख देखते हैं। सबसे पहले अशोक की जो शिलालेख है उनको 2 भागों में बांटा गया, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख इनकी संख्या 8 थी, 14 थी, सॉरी, वृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी। शिलालेखों की संख्या संख्या 14 थी जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। वृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं, जैसे शाहबाज गढ़ी, पाकिस्तान में, मानसेहरा ये भी पाकिस्तान में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार गिरनार गुजरात में, धौली उड़ीसा में, जोगढ़ ये भी उड़ीसा में,
ये आंध्र प्रदेश में। आठवां है सोपारा। सोपारा है महाराष्ट्र में। अशोक के जो वैध शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे शाहबाज गढ़ी से 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, मानसेरा से 14, ऐसे इनके वैध शिलालेखों की संख्या 14 है, लेकिन ये 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। जैसे शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में, इनकी लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। कालसी और गिरनार, ये जितने भी जो बच गए इनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। हम देखते हैं सबसे पहले जो 14 वैध शिलालेख हैं, इनसे भी एग्जाम में, इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शिलालेख में क्या लिखा है, जिसमें जो मोस्ट है मैं उन पे चर्चा करूंगा। जैसे पहला जो वैध शिलालेख है, वैध शिलालेख में जो पहला शिलालेख है उसमें क्या है, पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में क्या लिखा है, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के जो 14 वैध शिलालेख हैं उसमें पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई, एग्जाम में पूछा जाता है। जो दूसरा है, दूसरा शिलालेख, उसमें क्या है, कल्याणकारी कार्यों का ब्यौरा है, कल्याणकारी कार्यों का ब्यौरा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे शिलालेख में क्या है, कल्याणकारी कार्यों का ब्यौरा। तीसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि राजकीय कर्मचारियों को हर 5वें वर्ष राजकीय दौरे पे जाने की आज्ञा दी गई है। उन्हें कहा गया है कि 5वें वर्ष दौरे पे जाएं, लेकिन वो इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जैसे चौथा शिलालेख है, चौथा शिलालेख में कहा गया है धम भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम घोष, धम घोष का उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध की भयानकता देखकर अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और उसकी जगह युद्ध विजय के बजाय उसने धम विजय की घोषणा की। तो जैसे चौथा शिलालेख उसमें भेरी घोष की जगह धम घोष का वर्णन मिलता है। जो 5वां शिलालेख है उसमें धम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में धम महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है, नियुक्ति का उल्लेख है। 6वें शिलालेख में अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि कोई भी कार्य के लिए राजा के पास कभी भी किसी भी समय आप आ सकते हो। इतना नहीं पूछा जाता। जैसे 7वें शिलालेख में, 7वें शिलालेख में कहा गया है कि सभी संप्रदायों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। बात की गई है। 7वें शिलालेख में क्या है कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। 8वें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में क्या है कि अशोक की धम यात्रा का वर्णन मिलता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। धम यात्रा का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 8वें शिलालेख में। अशोक ने सबसे पहले राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, और लुम्बिनी में जो भूमिकर को घटाकर 1/4 की बजाय 1/8 कर दिया था, और जो लुम्बिनी या रुमिनदेही में जो धार्मिक कर लगता था उसको भी अशोक ने समाप्त कर दिया था।
8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है। 9वें शिलालेख में जैसे दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार की बात कही गई है। 10वें शिलालेख में भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 11वां शिलालेख जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 11वें शिलालेख में क्या है? 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख है। 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात की गई है। सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात किस शिलालेख में की गई है? 12वें शिलालेख में। और जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में एक चीज और है, जो आठवीं जनजातियां थी, आठवीं की जो जनजातियां थी, आठवीं जनजाति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा 13वें शिलालेख में इसके जो मित्र हैं, जो विदेशी जो मित्र हैं, उनका भी उल्लेख किया गया 13वें और 2वें शिलालेख में। अशोक के दूसरे शिलालेख, दूसरे व 13वें शिलालेख में विदेशी मित्रों की चर्चा की गई है। चर्चा की गई है। अशोक के दूसरे 13वें शिलालेख में उसके जो विदेशी मित्र थे उनकी चर्चा की गई है। एक चीज जो 9वां शिलालेख है, 9वां शिलालेख कालसी और गिरनार, इन शिलालेखों में भिन्नता है। 9वें शिलालेख में दूसरा जो 14 शिलालेख है, धौली और जोगढ़, धौली और जोगढ़ है, वहां पर 11वां, 12वां, 13वां शिलालेख नहीं है। धौली और जोगढ़ उड़ीसा में 11वां, 12वां और 13वां शिलालेख नहीं है। इनकी जगह पर 2 पृथक शिलालेख हैं। धौली और जोगढ़ में ग्यारहवां, 12वां, 13वां शिलालेख नहीं है, नहीं है। इनकी जगह दो पृथक शिलालेख है। प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समस्त प्रजा मेरी संतान है, अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो वो है प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। हमने वृहद शिलालेख देखे, इसी प्रकार हम देखते हैं लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख,
लघु शिलालेख जैसे मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेठूर, ये भाबरू शिलालेख, मास्की, गुजरा, उदयगोलम, नेठूर, भाबरू शिलालेख, ये लघु शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। मास्की, गुजरा, उदयगोलम, नेठूर अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम मिलता है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अशोक का नाम किस शिलालेखों में मिलता है। मास्की और गुर्जरा, इनके अलावा उदयगोलम और नेटूर, ये 4 अभिलेखों से अशोक का नाम मिलता है। इनके अलावा और जितने भी अभिलेख हैं उनमें अशोक के नाम की जगह अशोक की जो उपाधि है उसका उल्लेख मिलता है। उपाधि देवनाम प्रिय। अशोक के अभिलेखों में नाम की जगह देवनाम प्रिय उपाधि मिलती है। मास्की, गुजरा, उदयगोलम, नेटूर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और जो शेष अभिलेख है उसमें अशोक के नाम की जगह उसकी उपाधि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। एक है भाबरू लघु शिलालेख। भाबरू लघु शिलालेख क्या है? लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक्य कहता है। बुद्ध शाक्य कहता है। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अशोक कौन से अभिलेख में अपने को बुद्ध शाक्य कहता है। तो भाबरू लघु शिलालेख जो कि बैराट राजस्थान में है, बुद्ध शाक्य कहता है इसी अभिलेख में, इसी में अशोक बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ में विश्वास प्रकट करता है या आस्था प्रकट करता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म संघ में विश्वास या आस्था प्रकट करता है। तो है भाबरू लघु शिलालेख। हमने शिलालेख देखा, उसके बाद हम देखते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख में हम देखते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख को भी 2 भागों में बांटा गया। स्तंभलेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैध स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। हम देखते हैं सबसे पहले वैध स्तंभलेख। वैध स्तंभलेख है, उनकी संख्या थी 7। लेखों की संख्या 7 थी जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, वैध स्तंभलेख में इनका जो विषय क्या था? वैध स्तंभलेख क्या थे? वैध स्तंभलेख में क्या था? धम्म और प्रशासनिक विषय।
घम और प्रशासनिक बातें मिलती है। वैध स्तंभ लेख में क्या मिलता है? धम और प्रशासनिक बातें। जबकि लघु स्तंभ लेख में राजकीय आदेश, लघु स्तंभ लेख में क्या थे? राजकीय आदेश थे। अब देखते हैं हम वैध स्तंभ लेख की संख्या 7 थी जो 6 स्थानों से प्राप्त हुई। वो 6 स्थान कौन कौन से? जैसे दिल्ली टोकरा, पहला है दिल्ली टोकरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तीसरा है कौन सा जगह है? लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, पांचवा है चंपारण, छठा है प्रयाग। वैध स्तंभ लेख कहां से मिलते हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये पहले टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली ले आया, जिसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में ले आया, इसे दिल्ली में लाया। स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी जो 6 स्थानों से प्राप्त होता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ऐसा एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख मिलते हैं। इसमें 7 स्तंभ लेख है। बाकी औरों में 7 स्तंभ लेख नहीं है। दिल्ली मेरठ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में ले आया था। लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में। लोरिया राज, ये भी चंपारण चंपारण है बिहार में। और प्रयाग है, ये यूपी में है। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो अकबर इसे प्रयाग में ले आया था, कौशाम्बी में ले आया था। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का जिक्र है, तीवर का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। ये हमने देखा वैध स्तंभ लेख। अब आते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में राज की आज्ञा, जैसे इसमें था धर्म और प्रशासनिक बातें थी, उसमें राज के आदेश थे लघु स्तंभ लेख में। अब हम देखते हैं गुहा लेख। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए 4 गुफा दान की
जिनका नाम है सुदामा विश्वजोपड़े। ये अशोक के अभिलेख हुए। अशोक के अभिलेखों के बाद हम देखते हैं मृदभांड, क्योंकि हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं तो पुरातात्विक अभिलेख के बाद क्या था, मृदभांड। मौर्य काल का जो मृदभांड था वो कैसा था, ऊपरी काले चमकदार मृदभांड। मौर्य काल का मृदभांड कैसा था, ऊपरी काले चमकदार मृदभांड। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मृदभांड के अलावा हम देखते हैं जैसे भवन में जैसे कुम्हरहार और बुलंदी बाग पटना में है। मौर्यकालीन राजप्रासादों का अवशेष मिलते हैं। राजप्रासादों का अवशेष मिले हैं। सिक्के देखते हैं हम। मौर्य काल में दो प्रकार के सिक्के चलन में, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। मौर्य काल में सिक्के दो प्रकार के थे, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्के को कांसर्पण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, कांसर्पण कहा जाता था। मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था, जबकि सिक्कों की गुणवत्ता की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था। जैसे मौर्य काल में सिक्कों को ढालने के लिए लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी था, जबकि सिक्कों की गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता की जांच सिक्कों की गुणवत्ता की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी था। रूपदर्शक नामक अधिकारी था। हमने मौर्य काल की जानकारी का जो पुरातात्विक स्रोत था वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। मौर्य काल की जानकारी का साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जानकारी का साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं विदेशी स्रोत और देशी स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं विदेशी स्रोत और देशी स्रोत। क्या देखते हैं हम, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत। हम सबसे पहले पढ़ते हैं विदेशी स्रोत। जानकारी का विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में हम देखते हैं कौन कौन है, जैसे मेगास्थनीज, एरियन, प्लूटार्क। इनके स्रोतों से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी और इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य काल की नगर व्यवस्था का विस्तृत जानकारी मिलती है। जबकि
नगर व्यवस्था की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी नहीं मिलती। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है मैक्सनीज की इंडिका, जो मूल रूप में अभी प्राप्त नहीं हुई। तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्लूटार्क के बारे में देखते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बूद्वीप को जीत लिया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बूद्वीप को जीत लिया, किसका कथन है? प्लूटार्क का। एक जस्टिन कहता है, जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। जस्टिन है वो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। मैक्सनीज देखते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य काल के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है, विस्तृत वर्णन या ब्यौरा देता है, करता है। और जो ये प्रशासन है ये 6 समितियों द्वारा प्रशासन 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मैक्सनीज 2 अधिकारियों का उल्लेख करता है। दो अधिकारियों का उल्लेख करता है। वो 2 अधिकारी कौन से हैं? एग्रोनोमोई, ये है मार्ग निर्माण अधिकारी। दूसरा है एस्ट्रोनोमी, ये था नगर अधिकारी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सनीज 2 अधिकारियों का उल्लेख करता है, जिसमें एग्रोनोमी था मार्ग निर्माण अधिकारी, एस्ट्रोनोमी था नगर अधिकारी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इनके कुल के बारे में क्या क्या राय है। मौर्यों के कुल के बारे में कौन सा ग्रंथ किस कुल का बताता है मौर्यों को, उसके बारे में हम देखते हैं। मौर्यों की कुल की जानकारी। कुल की जानकारी, ये किस कुल के थे मौर्य? सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीक स्रोतों में। ग्रीक स्रोतों में मौर्यों को सामान्य कुल का बताया गया। मौर्यों को सामान्य कुल का बताया गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को
क्षत्रिय बताया गया, मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य थे वो क्षत्रिय थे। ब्राह्मण ग्रंथों या पुराणों में मौर्यों को शूद्र बताया गया। मुद्रा राक्षस जो विशाल गति करते थे। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वर्षल कहा गया है। वर्षल यानी निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य की कुल से संबंधित जानकारी में ये चीजें पूछी जाती है कि ग्रीक स्रोतों में मौर्यों को सामान्य कुल का बताया गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों पुराणों में मौर्यों को शूद्र बताया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वर्षल कहा गया है कि जो निम्न कुल में जन्मा हुआ वो कहा गया। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, देखते हैं विदेशी स्रोतों के अनुसार। विदेशी स्रोतों के अनुसार हम क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं मौर्य शासक है मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासक कृषि पर बहुत बल देते थे। कृषि पर बहुत बल देते थे। सेना युद्ध करती थी। और किसान हल चलाता था या खेती करता था। जो मौर्य सेना है वो सामान्यतः फसल को बर्बाद नहीं करती थी, फसल को नष्ट नहीं करती थी। इसके अलावा मौर्य काल में मैक्सनीज के अनुसार, ग्रीक स्रोतों के अनुसार, व्यापार पर कर नहीं देने वालों को मृत्युदंड मिलता है। कर नहीं देने वालों को मृत्युदंड मिलता था। ये हमने विदेशी स्रोतों या ग्रीक स्रोतों के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था देखी कि अर्थव्यवस्था में ऐसा था। अब हम देखते हैं उनका ग्रीक स्रोतों के आधार पे मौर्यों का समाज देखते हैं हम। समाज हम देखते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। जबकि अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ग्रीक स्रोतों के अनुसार भारत में दास नहीं थे। दूसरा, मेगास्थनीज के अनुसार समाज 7 जातियों में बटा था। 7 जातियों या वर्गों में बटा था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता बटा था।
एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो कितने वर्गों में बटा हुआ था, 7 वर्गों में बटा हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है। और वो कौन कौन से थे? वो दार्शनिक, दूसरा कृषक, कृषक या किसान, तीसरा अहीर या पशुपालक, अहीर या पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मैग्नीज के अनुसार भारतीय समाज इन 7 वर्गों में बटा हुआ था। मैग्नीज भारत में महिला अंगरक्षकों का भी उल्लेख करता है। महिला, मैग्नीज है महिला अंगरक्षकों, अंगरक्षकों का भी उल्लेख करता है। उल्लेख करता है। एक है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई, इन दोनों के बीच संधि हुई। संधि के बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दहेज में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने एरियाना का क्षेत्र दहेज में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने एरियाना का क्षेत्र दहेज में दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और सेल्यूकस ने जो एरियाना का क्षेत्र था, सेल्यूकस सीरिया का शासक था, सेल्यूकस ने एरियाना का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र थे। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। एरियाना के क्षेत्र के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं: हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान। हमने विदेशी स्रोत पढ़ा, अब हम देखते हैं देशी स्रोत। देशी स्रोत मौर्य काल को जानने का देशी स्रोत। देशी स्रोत में हम सबसे प्रमुख तो देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्य काल की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा हम और भी देखते हैं कौन कौन से हैं जो देशी स्रोत हैं। देशी स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? जैसे हम सबसे पहले देखते हैं देशी स्रोत के अंतर्गत अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जो मौर्य काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का महाभाष्य। पुराणों से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथों में जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यावतार। इनके अलावा जैन ग्रंथ है प्रशिष्ट पर्व से भी बौद्ध मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इनके अलावा तमिल साहित्यकार मामूलनार,
तमिल साहित्य मामूलनार से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो विषावगत की करती है उससे भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की हर्षचरित से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कलहन की राज तरंगिणी कलहन की राज तरंगिणी से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये जो स्रोत हैं, देशी साहित्य स्रोत, इनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इनमें हम देखते हैं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो पूरा मौर्य काल की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा हम देखते हैं महाभाष्य। महाभाष्य में क्या जैसे प्रमुख है, क्या पूछा जाता है, ये पतंजलि का महाभाष्य है। महाभाष्य में हम देखते हैं मौर्यकालीन, महाभाष्य में क्या है, मौर्यकालीन राजसभा का वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन राजसभा का वर्णन किस में मिलता है, पतंजलि का महाभाष्य से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा है, मौर्यों को शूद्र कहा है पुराणों में, शूद्र कहा। दीपवंश महावंश में क्या है, दीपवंश और महावंश अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति के बारे में सूचना देता है। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी देती है। तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी, तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी हमें किससे मिलती है, दीपवंश और महावंश से। इसके अलावा हम देखते हैं दिव्यावदान में क्या है, दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया, किसके अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार। अब हम देखते हैं परिशिष्ट पर्व में देखते हैं क्या है। परिशिष्ट पर्व में जो कौटिल्य चाणक्य है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चाणक्य या कौटिल्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व से चाणक्य या कौटिल्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य मामूलनार के अनुसार मौर्यों ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। उसके बाद हम देखते हैं मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दर की करती है। मुद्रा राक्षस है वो विशाख दर की करती है। इसमें क्या है, चाणक्य द्वारा घनानंद के अमात्य राक्षस को राजनीतिक चालों में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने का वर्णन है, वो मुद्रा राक्षस में है। तो मुद्रा राक्षस में क्या है, चाणक्य द्वारा
घनानंद का जो अमात्य था, मंत्री था, राक्षस को पराजित कर, राक्षस को राजनीतिक चालों में फंसाकर, चालों में फंसाकर चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने का वर्णन है, मुद्रा राक्षस में क्या है? चाणक्य द्वारा घनानंद के मंत्री राक्षस को राजनीतिक चालों में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने का वर्णन मुद्रा राक्षस में, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाण भट्ट की हर्षचरित। बाण भट्ट के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने भयदत्त की हत्या कर दी। जो अंतिम मौर्य शासक था भयदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसका वर्णन बाण भट्ट देता है। बाण भट्ट के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। बृहदत्त की हत्या का वर्णन कौन करता है? बाण भट्ट। अब है कलहण की रासरंगनी। कलहण के अनुसार कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक अशोक था। इसी राजतरंगिणी में यह कहा गया है कि अशोक की मृत्यु के बाद जलोक नामक शासक ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, कश्मीर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अशोक के बाद जलोक ने कश्मीर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हमने मौर्य काल की जानकारी के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पूरे देख लिए। अब हम देखते हैं मौर्य काल का जो साम्राज्य विस्तार है। हम मौर्य काल का क्या देखेंगे? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में हम सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को पराजित करके नंद वंश का पतन किया और मौर्य वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक राजकिलम खेल खेलते समय चाणक्य ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम खेल रहा था तब उसे चाणक्य ने देखा और उसे
1000 का सर्पण में खरीद लिया। तो आज के हम खेल खेलते समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उसे 1000 का सर्पण में 1000 का सर्पण में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 का सर्पण में खरीद लिया और इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया, जहां का आचार्य था चाणक्य था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया, तक्षशिला में पढ़ाया, जहां का आचार्य कौन था? चाणक्य। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त की प्रारंभिक विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजय थी पंजाब व सिंध पर थी, जिसमें हिमालय क्षेत्र के शासक प्रवर्तक कौन? संभवतः पोरस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। इसके बाद हम देखते हैं 305 ईसा पूर्व में हमने देखा 305 एपिनाइस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। इसके अंतर्गत एपिनाइस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के शासक सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय रहे। युद्ध के बाद संधि हुई। संधि के तहत इनके दोनों के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में एरियाना का क्षेत्र दिया। एरियाना का क्षेत्र में हेरात आता है, काबुल आता है, कंधार आता है और बलूचिस्तान आता है। और जो सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगस्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक से हम मौर्य काल की नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। नगर प्रशासन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी नहीं मिलती है, लेकिन इंडिका से मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा लेकर उसके साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत चले गए, जहां पर श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि
विधि से प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु से शिक्षा लेकर जैन धर्म अपनाया और वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सलेखना विधि वो होती है जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्याग करने की विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित देखा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया। 298 के बाद इनका बेटा बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बारे में भी हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार ने शासन किया 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार को ग्रीक स्रोतों में या ग्रंथों में अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात कहा जाता है। बिंदुसार को ग्रीक स्रोतों में अमित्र घात कहा जाता है। जैन स्रोतों में सिंहसेन कहा जाता है। और वायु पुराण में बिंदुसार को मध्यसार कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिंदुसार सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस राजदूत को भेजा। मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल ने डायोनिसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस राजदूत भेजा, जबकि मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायोनिसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। एक है एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। 3 वस्तुओं की मांग की। वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी थी? मदिरा, सूखी अंजीर और तीसरी थी दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने
दो वस्तुएं हैं, मदिरा और सूखी अंजीर, बिंदुसार को भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक को ये कहते हुए मना कर दिया कि यूनानी कानून के तहत दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता। तो बिंदुसार के पास दो चीजें भेज दी, मदिरा और सूखी अंजीर। दार्शनिक को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि यूनानी कानून के तहत दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखते हैं जैसे बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को चार प्रांतों में बांटा। वो चार प्रांत कौन से थे? जैसे उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पूर्व है प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और उज्जैन की राजधानी थी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को चार भागों में बांटा। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र जो मुख्य थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी। अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने प्रांतों की संख्या 5 की और कलिंग की राजधानी थी तोसली। इसके बाद देखते हैं हम बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। चाणक्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का भी था। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। चाणक्य है बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। चाणक्य बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री। चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधा गुप्त थे। चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधा गुप्त बने। बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अनुयायी था। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। ये भी बार बार पूछा जाता है कि बिंदुसार के काल में कहां पर विद्रोह हुए। तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा। बिंदुसार सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था।
बनाना चाहता था, लेकिन अशोक ने जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था राधागुप्त की सहायता से, लेकिन अशोक ने राधागुप्त की सहायता से, राधागुप्त की सहायता से राज सिंहासन प्राप्त किया। बिंदुसार है वो अपने पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी राजा बनाना चाहता, लेकिन अशोक ने बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था राधागुप्त की सहायता से राज सिंहासन प्राप्त किया और 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होगी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी पे अशोक बैठा। तो हम देखते हैं अशोक। अशोक गद्दी पे बैठा 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। जो 4 वर्ष का जो पीरियड है उसमें अशोक और अशोक के भाइयों में गृह युद्ध हुआ राज सिंहासन को लेकर, और वो 4 साल तक चलता रहा। 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। महावंश के अनुसार महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के भाई थे सुसेन और सुमन, अशोक के भाई थे। इसके बाद अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में, 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग का शासक था नंदराज। वहां इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध को देखकर अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, और अशोक ने युद्ध विजय की बजाय धम्म विजय का सहारा लिया। अशोक ने युद्ध को बंद कर दिया। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया। उपगुप्त ने दीक्षित किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। यात्रा की 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की।
20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा से क्या किया? लुम्बिनी का आधुनिक नाम रुमिनदेई है। लुम्बिनी का आधुनिक नाम है, लुम्बिनी का आधुनिक नाम है रुमिनदेई। अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी या रुमिनदेई, रुमिनदेई में अशोक ने धार्मिक कर जो बलि था उसे समाप्त कर दिया, समाप्त किया और भूमिकर को घटाकर, भूमिकर जिसे भाग बोला जाता है, भूमिकर को क्या बोला जाता है? भाग। भूमिकर को घटाकर 1/4 के स्थान पर 1/8 भाग कर दिया। एक है दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जो पहले बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं अशोक ने सर्वप्रथम जियो और जीने दो तथा राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध का पाठ पढ़ाया। अशोक ने सर्वप्रथम दुनिया को जियो और जीने दो तथा राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध का पाठ पढ़ाया। हमने अशोक से संबंधित ये देखे। अब हम अशोक के बाद जो शासक बना वो था कुणाल। अशोक के बाद कुणाल शासक बना। जो जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार अंधा था। जैन बौद्ध साहित्य के अनुसार अंधा था। दशरथ ने अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। इसके बाद ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शासक है दूसरा मौर्य शासक जो अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, तो वो है दशरथ। एक शासक है मौर्य शासक संप्रति है वो संप्रति श्वेतांबर जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक था। अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और मौर्य वंश का खत्म करके शुंग वंश की नींव रखी पुष्यमित्र शुंग ने। हमने मौर्य काल का जो साम्राज्य विस्तार देखा। अब हम जानकारी के स्रोत देख लिया, साम्राज्य विस्तार देख लिया, प्रशासन, अर्थव्यवस्था,
समाज और संस्कृति, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो